नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 3, जिसमें पूरा का पूरा वीडियो जो है व्यंजन के ऊपर देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में स्वर के बारे में हम लोग ने सारी डिटेल्स देखे थे। ठीक है, स्वर को परिभाषित करना, उसको पहचानना, साथ में उसका जो वर्गीकरण है, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हस, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में जाने थे। उसके बाद हम लोग तालु की स्थिति के आधार पर जो है कितने प्रकार के स्वर होते हैं उसको देखे थे। ठीक है, उसके अलावा वोट की आकृति के आधार पर और जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हमने स्वर के जो है वर्गीकरण को देखे थे। साथ में अयोगवा जो है क्या होता है ये देख चुके थे, स्वर और मूल स्वर को समझ चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में जो है पूरा व्यंजन के ऊपर रहेगा। ठीक है, उससे पहले मैं स्वर और व्यंजन को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ जो लोग नए आए होंगे उनके लिए। ठीक है, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, एक तो स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। टोटल स्वरों की संख्या हमारे हिंदी व्याकरण में 11 होता है, जबकि मूल स्वर की बात करें यानी कि संस्कृत से आए हुए स्वर, तो वहाँ पे स्वरों की संख्या 13 होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदी व्याकरण में 11 होता है। आज के वीडियो में देखेंगे व्यंजन। टोटल हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। अपवाद स्वरूप 2 व्यंजन और हैं, द्विगुण व्यंजन को मिलाकर 35 व्यंजन होते हैं। यदि आपके ऑप्शन में यदि क्वेश्चन कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और वहाँ पे 33 और 35 दोनों दिया है, तब के केस में आपको 33 ही लेना है। यदि 33 नहीं है और 35 बस है, तब के केस में आपको 35 लेना है। दोनों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए व्यंजन स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम थोड़ा सा परिभाषित देख लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। हालांकि पिछले वीडियो में देख चुके हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में या उच्चारण करते समय जो हमारे मुख अवयव होता है उसके द्वारा जो प्राणवायु होती है, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उस प्राणवायु में मुख अवयव द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है, रुकावट उत्पन्न आती है। उसके बाद जो उच्चारण होता है वो वर्ण क्या होता है? व्यंजन होता है। या तो फिर दूसरे शब्दों में क्या होता है? व्यंजन को उच्चारण करने के लिए हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेते हैं। यानी कि हमेशा आप याद रखेंगे, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय आपको अ की ध्वनि लास्ट में जो है सुनाई पड़ती है। ठीक है, जबकि स्वर क्या होता है, यहाँ पे किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा था, जैसे स्वर में हम अ को लेते हैं तो अ का उच्चारण करते हैं तो अंत ध्वनि भी अ ही सुनाई देगा। जबकि व्यंजन में क्या होता है, यदि हम एक वर्ण लेते हैं क, तो क बोल रहे हैं लेकिन उच्चारण हमको अ का आता है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या होता है, किसी दूसरे वर्ण का भी इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलने के लिए। यहाँ तक व्यंजन कंप्लीट हो गई। यह स्वतंत्र होता है क्योंकि प्राणवायु के साथ निकल जाता है, कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती है स्वर में। व्यंजन में क्या होती है? प्राणवायु जो होती है और मुख अवयव जैसे कि जीभ, तालु, दांत, उसके द्वारा किया जाता है, बाधा उत्पन्न किया जाता है। अब हम लोग 33 व्यंजन को पहले लिख लेते हैं। तो 33 व्यंजनों को वर्ग में बांटा गया है अलग अलग, जैसे कि क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। अंगा में याद रखिए कि यहाँ पे ये बिंदु का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, उसको आगे हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग लिख लेते हैं वर्ग को। पहले पूरे जो है व्यंजन को लिख लेते हैं। च वर्ग। च वर्ग में क्या कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ और इया। फिर ट वर्ग आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अड़ा। फिर आता है त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं वर्ण? त, थ, द, ध, न। फिर आता है आपका प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से होते हैं? प, फ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका क से प वर्ग तक, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। स्पर्श व्यंजन इसको इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि इन जो वर्ण है 25 क से फ वर्ग तक आपको टोटल हर एक जो रो है, रो और कॉलम, यदि आप लोग मैथ्स पढ़ते होंगे तो मैट्रिक्स पढ़े होंगे, जिसमें रो और कॉलम रहता है। रो यानी कि ये पंक्ति हो गया, कॉलम यानी कि स्तंभ होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे 5-5 जो है वर्ण है क से प के बीच में, तो 25 जो वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इन 25 जो व्यंजन हैं स्पर्श व्यंजन का कहने का मतलब यही होता है कि इनको उच्चारण करते समय क्या होता है, यहाँ पे जो मुख्य अवयव होता है जैसे कि दांत हो गया, तालु हो गया, जीभ हो गया, आपका मूर्धा हो गया, ये कहीं ना कहीं आपस में स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, य, र, ल, व, यहाँ पे 4 ही होते हैं। ये आपका कहलाता है अंतस्तः व्यंजन। अंतस्तः व्यंजन, अंतस्तः व्यंजन क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि इनका जो उच्चारण है अंदर से होती है। य, र, ल, व, यहाँ पे जो जीभ होता है, तालु होता है, वो तो क्रियाशील होते हैं, और जो ध्वनि उच्चारण होती है वो अंदर से होती है। जब उच्चारण की स्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे तो अच्छे से हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण में कौन कौन सा जो है मुख्य अवयव स्पर्श करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका होता है स शक्कर का स और ह। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जो स और ह जो ऊष्म व्यंजन होता है उसका उच्चारण जो है कहाँ से होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी जो जीभ होता है और तालु होता है आपस में सक्रिय तो होते हैं, आते हैं कुछ दूरी तक जाते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं। ठीक है, और जो प्राणवायु होता है यानी कि जो हम सांस लेते हैं जब बाहर छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, उनके बीच में तालु और जीभ के बीच में वो वायु जो है क्या करती है, घर्षण करती है, रगड़ाती है, जिसके कारण से जो गर्म हवा है वो तेजी से निकलता है। उन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष होती है हवा को बाहर फेंकने के लिए जीभ और तालु के बीच में, इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन या तो फिर संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कभी कभी एकदम थ्योरी पोर्शन से छोटी छोटी चीजें पूछ दिया जाता है कि ये कौन सा व्यंजन है, तो वो सारी चीजें काम देती है। तो समझ में आ गई ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन क्या होता है। इसके अलावा होता है ड और ढ़। अब देखो, इसको देखने पे आपको ये ही वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक बिंदु का खेल है। ठीक है, बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं, पहले डिटेल्स में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, कोई भी वर्ण पढ़ते थे, जैसे क कबूतर का पढ़ाते थे तो गुरुजी लोग कैसे पढ़ाते थे, रेल के पटरी, पुलिस के डंडा, कुकरी कंडा और बंदर का पूछ, इस प्रकार से पढ़ाते थे। तो ये जो ऊपरी होता है वर्ण में जो ऊपरी लकीर होता है उसको क्या कहा जाता है, शिरोरेखा कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, शिरोरेखा, शिरोरेखा। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, खड़ी पाई। और यहाँ पे 3 बिंदु है, जैसे कि अंग लिखे हम यहाँ पे, और ड और ढ, यहीं पे जस्ट छोटा बिंदु हो गया है तो वहाँ पे ड और ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो ऊपर में होता है, शिरोरेखा के ऊपर में, इसको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं अनुस्वार के बारे में, यानी कि अम के बारे में। ठीक है, ये अयोगवा होता है और अह भी होता है। इसको अयोगवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ स्वर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये व्यंजन के साथ इस्तेमाल नहीं होता है, जो अनुस्वार और विसर्ग होता है दोनों। ठीक है, तो अनुस्वार ऊपर वाला बिंदु को कहते हैं, और अयोगवाह कहने का मतलब क्या होता है, व्यंजन के साथ वहन नहीं होने वाली। ठीक है, यानी स्वरों के साथ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपके लोक मन में कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि भंग हो गया, कंठ हो गया। अब यहाँ पे आपको डाउट लगेगा कि ये तो व्यंजन है, उसके ऊपर में जो है क्यों अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो क है या तो फिर यहाँ पे ये भ है, यहाँ पे व्यंजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है इस अनुस्वर को, यहाँ स्वर के लिए ही प्रयोग किया गया है। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो इस प्रकार इसका उच्चारण क्या हो रहा है, क प्लस अम प्लस ठ, कंठ की बात करें तो। ठीक है, उसी प्रकार भंग की बात करेंगे तो भ प्लस अंग प्लस ग, ये हो जाएगा। यहाँ पे ये जो बिंदु प्रयोग किया गया अनुस्वार वो अ के लिए प्रयोग किया गया है, क के लिए प्रयोग नहीं किया गया है। और जब भी आपको यहाँ पे आरेफ दिखाई देगा अक्षर व्यंजन में,
क के नीचे या ख के नीचे कुछ इस प्रकार का आरिफ दिखाई देगा, यानी कि उसको हम अलग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमने स्वर को अलग किया है, ये स्वर विहीन का चिन्ह है, यानी कि उसमें कोई भी स्वर नहीं है। तो ये जो है क के लिए प्रयोग नहीं किया गया अनुस्वार को, वो स्वर के लिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। एक बिंदु यहाँ पे लगता है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। ठीक है, ये जो होता है, जो खड़ी पाई होता है उसके राइट साइड जो बिंदु लगाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अंगा में लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको बोला जाता है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदु। ये केवल ड के पीछे लगाया जाता है, एक ही जो व्यंजन है उसके पीछे लगता है। ठीक है, ये पंचमाक्षर बिंदु कहलाता है। और ये जो नीचे वाला बिंदु है दोस्तों, वो आपका क्या कहलाता है, ताड़न जात बिंदु। ताड़न जात बिंदु या उक्षिप्त बिंदु भी इसी को बोलते हैं, उक्षिप्त बिंदु। ये आपके केवल दो जो व्यंजन है वहां पे लगाया जाता है, ड और ड़ में, ये नीचे में बिंदु लगता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ताड़न जात बिंदु बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन। याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, द्विगुण व्यंजन। क्यों बोला जाता है द्विगुण व्यंजन, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके दो गुण होते हैं। यदि हम बिंदु हटा दिए तो एक व्यंजन की तरह प्रयोग किया जाता है, और यदि बिंदु लगा दिया ताड़न जात बिंदु तो वह द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। इनके दो स्वभाव के कारण इनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। साथ में याद रखिएगा दोस्तों, इसी को और क्या कहा जाता है, उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड और ड़ को जो उच्चारण होता है, हमको क्या करना पड़ता है, इसके उच्चारण के लिए पूरी की पूरी जीभ को जो मूर्धा है उससे सटाकर पलटाना पड़ता है, तब जाके इसका उच्चारण होता है। ठीक है, उक्षिप्त व्यंजन इसीलिए इसको बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास बच गए हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र। यह होता है आपका संयुक्त व्यंजन। इसको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो सिर्फ एक वर्ण नहीं है, दो व्यंजनों के साथ होता है। जैसे हम छ की बात करें तो छ किससे मिलकर बना हुआ है, आपका क और स से। ठीक है, त्र की बात करें तो किससे मिलकर बना है, त और र से। ठीक है, फिर ज्ञ की बात करें तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, ज और इया से मिलकर बनता है। ठीक है, और स्र है, ये जो स्र है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका स प्लस र से, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, उष्म व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन किसको कहा जाता है, इसको स, श, स और ह को कहा जाता है उष्म व्यंजन, क्योंकि ये क्या होती है, इनके उच्चारण करने के लिए क्या होता है, जो संघर्ष करना पड़ता है जीभ और तालु को। ठीक है, टच नहीं होती है, संघर्ष करती है, रोकने का प्रयास करती है, और यहाँ पे घर्षण होता है। ठीक है, इसके कारण जो गर्म हवा सिर्फ बाहर निकलती है उसके साथ उच्चारण होते हैं, इसलिए उसको उष्म व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन भी समझ गए, या उसी को क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो व्यंजनों का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम व्यंजनों की संख्या यदि काउंट करें दोस्तों तो 33 व्यंजन कौन कौन से हो गए, स्पर्श व्यंजन 25 हो गए। ठीक है, ये जो क से प वर्ग तक है, और जो आपका अंतस्थ व्यंजन है उसका 4 व्यंजन, उसमें व्यंजन का 4 हो गया, इसको मिला करके आपका क्या हो जाएगा, 33 व्यंजन हो जाते हैं यदि द्विगुण। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे द्विगुण व्यंजन यानी कि ड और ड़ को जोड़ दें तब की केस में 35 हो जाता है। ठीक है, हालांकि आजकल आपको कभी कभी देखने को मिल जाएगा द्विगुण व्यंजन मिलाकर ही 35 होते हैं, तो ऑप्शन में यदि 33 और 35 दोनों हो तो 33 को ही लेना है। यदि 33 नहीं है और व्यंजनों की संख्या 35 दिया है केवल ऑप्शन में और कुछ अदर ऑप्शन है, तब के केस में आपको 35 लेना है, अदरवाइज 33 ही करेक्ट है। ठीक है,
अब इसका वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। वर्गीकरण जो है, पहला आधार हम लोगे घोष या कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है घोष, यानी कि जिसमें कंपन होती है, जिन जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होती है, व्यंजनों के उच्चारण में कंपन होती है, वो आपका घोष कहलाता है। और एक होता है अघोष, यानी कि जिसके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, वो अघोष होता है। तो घोष में कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा। उसके पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। जो स्तंभ है उसकी संख्या 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है, क से प वर्ग तक में। तो ये आपको याद रखनी है घोष और अघोष के लिए, ठीक है। जैसे ही आपके पास आ जाता है कौन कौन सा वर्ग जो है घोष है आपका दिया रहता है, तो आप क ख ग घ अंग जल्दी जल्दी लिख सकते हैं क से प वर्ग तक। और उसके बाद 1 2 3 4 5 ऊपर का नंबर आप याद रखेंगे स्तंभ का, ठीक है। अब घोष की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो 3 4 और 5 कॉलम है, ठीक है। 3 4 5 कहने का मतलब है ये वाला, ठीक है। ये 3 4 और 5 ये पूरा आपके क्या होता है, घोष होता है, यानी कि इसके उच्चारण में क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ग ज ड द ब घ झ ठ ध भ अंग या ड़ न और म, ये सारे किस में आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। कॉलम 3 4 5 जो है घोष के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा अंतस्थता व्यंजन कौन कौन सा होता है, य र ल और व, ये जो है किसके अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक ऊष्म व्यंजन भी आता है। ऊष्म व्यंजन में कौन सा आता है, ह आता है। डायरेक्ट मैं ह बस लिख रहा हूं, ठीक है। तो घोष का समझ में आ गया, 3 4 5 कॉलम। अंतस्था व्यंजन के सभी जो वर्ण हैं य र ल व, वो घोष के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनके उच्चारण में कंपन होती है, ठीक है। और ह आता है। ह किसका है, ऊष्म व्यंजन में केवल एक ह है जो कि घोष की श्रेणी में है, ठीक है। उसके अलावा जो सभी जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर जो 11 स्वर हैं वो घोष में आते हैं। अब अघोष की बात करते हैं, तो जो छूट गया वो, जैसे कि 1 और 2 वर्ग जो है कॉलम, 1 और 2 किस में आता है, क से प वर्ग तक वर्ग 1 और 2। याद रखिएगा 1 और 2 में य र व स शक्कर के इसको मत ले लीजिएगा, ठीक है। केवल क ख च छ ट ठ त थ प फ ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं, 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 हो गए। और उसके अलावा ये जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन का ह हमने ले लिया है घोष में, तो जो बच गया है यानी कि श स और स, ये किस में आएंगे, आपके अघोष में आते हैं। इतने हैं। घोष अघोष को एक बार अच्छे से देख लिया जाएगा, पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। दूसरा आधार में देखते हैं, प्राणवायु के आधार पर। ये कंपन के आधार पर था। अब जो हम श्वास लेते हैं प्राणवायु के आधार पर, दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण कहने का मतलब होता है जिसमें जो श्वास है उसको कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। अब महाप्राण में पूरी जो श्वास है वो निकलती है, वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण में पूरी की पूरी श्वास बाहर चली जाती है वो महाप्राण के अंतर में आते हैं। और जिसमें जो कम श्वास है उसकी जरूरत पड़ती है उच्चारण करने में, वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब अल्प प्राण में याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा। 1 3 और 5 ये किस में आएगा, अल्प प्राण में आएगा। तो 1 3 और 5 जिसमें है, जैसे क च ट त और प, ये पूरे एक कॉलम में जितने भी हैं वर्ण, और तीसरे में है और पांचवें में है, वो क्या होता है, आपका अल्प प्राण होता है। इसके अलावा जो अंतस्थता व्यंजन होता है, अंतस्थता व्यंजन जो होता है उसके सारे जो वर्ण हैं कौन कौन से होते हैं, य र ल व, ठीक है। य र ल और व ये भी आता है किसमें,
अल्पप्राण में, जबकि महाप्राण में जो बच गए, यानी कि आपका 2 और 4 किस में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है, और जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, श, स और ह, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएगा। तो हमने 2 आधार देखे, एक तो कंपन के आधार पर, एक प्राणवायु के आधार पर। इसके आगे का वर्गीकरण जो है अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो बीच बीच का पार्ट हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ने वाले हैं। इसके आगे के वीडियो कल देखेंगे, जिसमें व्यंजन का जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।